जब भी कॉलोनाइजर्स किसी कॉलोनाइज्ड प्लेस की हिस्ट्री हमें दिखाते हैं तो गलत तरीके से दिखाते हैं या फिर आधे अधूरे तरीके से दिखाते हैं। यही हुआ अफ्रीका के साथ भी। कॉलोनाइजर्स ने अफ्रीका को नॉन सिविलाइज्ड बोला और अपनी राइटिंग्स में और अपने इंटरप्रिटेशंस में भी ऐसा ही दिखाया। और ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई चिनुआ अचेबे जी को और उन्होंने अफ्रीका की हिस्ट्री को अपने लिटरेचर के थ्रू बदल कर रख दिया। तो देखते हैं क्या-क्या हैं वो चेंजेस जो कि चिनुआ अचेबे जी की राइटिंग्स की वजह से आए। यू कैन जॉइन दिस चैनल। यहाँ पर आपको एक बेसिक पीडीएफ मिलेगी अपने सिलेबस से रिलेटेड और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी जिससे कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अपने टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को भी देख लीजिए। 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के और 10 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के जो कि सब्जेक्टिव होंगे और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो बहुत सोच समझकर आपको आंसर्स करने हैं और मेरे सभी वीडियोस को देखते रहिए तो मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर्स गलत नहीं होंगे। मैं अपने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कुछ भी आपके एग्जाम्स में आएगा। अगर आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन करिए। इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। बॉर्न 1930 एंड डाइड 2013 और बहुत ही सेंट्रल फिगर रहे हैं मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर की। ही बिकेम वेरी क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न डिपिक्शन ऑफ अफ्रीका। उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से हमारे अफ्रीका को दिखाया जा रहा है एंड ही डिसाइडेड टू राइट स्टोरीज शोइंग अफ्रीकन लाइफ फ्रॉम अफ्रीकन पर्सपेक्टिव। उनके वर्क्स की बात करते हैं। एक है अफ्रीकन ट्रिलॉजी जिसमें 3 वर्क्स हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 का, नो लॉन्गर एट ईज 1960 का एंड एरो ऑफ गॉड। इसके अलावा अ मैन ऑफ द पीपल, एंट हिल्स ऑफ सेवेना, ये भी काफी पॉपुलर वर्क्स की कैटेगरी में आते हैं। अफ्रीकन ट्रिलॉजी अफ्रीका की चेंज होती सोसाइटी को दिखाती है। थिंग्स फॉल अपार्ट कॉलोनियल रूल से पहले और बाद में क्या कल्चरल डिफरेंस आता है। नो लॉन्गर एट ईज एजुकेटेड अफ्रीकन के मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स और करप्शन पर फोकस करता है। एयर ऑफ गॉड ट्रेडिशन और कॉलोनियल पावर के बीच स्ट्रगल को दिखाता है। और बाद के नॉवेल्स अ मैन ऑफ द पीपल और एंट हिल्स और सेवेना पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स और फेल्ड लीडरशिप को एक्सपोज करते हैं। इन सभी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी जानेंगे। हम सब जानते हैं कि यूरोपियंस ने अफ्रीका को अनसिविलाइज्ड दिखाया था और अचेबे जी ने अपनी इन्हीं राइटिंग्स में अफ्रीकन पर्सपेक्टिव से कहानियां लिखी। उन्होंने दिखाया कि अफ्रीका के पास कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज और सोशल सिस्टम था कॉलोनियलिज्म से पहले भी। इंग्लिश लैंग्वेज को अफ्रीकन फ्लेवर दिया प्रोवर्ब्स, इडियम्स और ट्रेडिशंस के साथ और बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया अफ्रीकन रीडरशिप को। देखिए कितनी प्यारी बात है। My position is that the Nobel Prize is important, but it is a European prize. It is not an African prize. Literature is not a heavyweight championship. Nigerians may think, this man has been knocked out. It has nothing to do with that. Despite the international fame, Achebe never received Nobel Prize for Literature, which some, particularly Nigerians, viewed as unjust. In 1988, Achebe was asked by a reporter for Quality Weekly Publishing के एक रिपोर्टर थे, उन्होंने पूछा कि how he felt about never winning a Nobel Prize, and he replied with this statement. चलिए अब एक एक करके उनके इस ट्रिलॉजी वर्क के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीकन ट्रिलॉजी के फर्स्ट वर्क 1958 के थिंग्स फॉल अपार्ट की, जो कि फोकस करता है ओकोंक्वो नाम के एक कैरेक्टर पर जो कि एक इग्बो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म आने के बाद, क्रिश्चियन मिशनरीज आने के बाद उनकी लाइफ, उनका वो दबदबा जो अपनी कम्युनिटी पर था वो बिखर कर रह जाता है। नॉवेल सिर्फ उनकी कहानी नहीं है बल्कि रिप्रेजेंटेशन है डिसइंटीग्रेशन का, ट्रेडिशनल अफ्रीकन इग्बो सोसाइटी का, किस तरीके से उन पर कॉलोनियल प्रेशर आया। ओकोंक्वो जो कि एक रिस्पेक्टेड इग्बो वॉरियर है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, क्रिश्चियन मिशनरीज के आने से उनकी जिंदगी और पूरी इग्बो सोसाइटी ग्रेजुअली कोलैप्स हो जाती है। ये नॉवेल
कॉलोनियल प्रेशर के अंडर ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर के डिसइंटीग्रेशन को पावरफुल तरीके से दिखाता है और टाइटल लिया गया है W.B. यीट्स की एक पोइट्री द सेकेंड कमिंग से। W.B. यीट्स काफी पॉपुलर मॉडर्निस्ट पोएट रहे हैं। फेमस लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। अचीबे ने इस लाइन को यूज किया टू सिंबलाइज द कोलैप्स ऑफ इग्बो सोसाइटी अंडर द कॉलोनियल रूल एंड कल्चरल डिसरप्शन। थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो है 15 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली, जहां पर आपको इस नॉवेल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। बहुत जरूरी है इसको पढ़ना अपने इस एग्जाम के लिए। अब हम बात करेंगे नो लॉन्गर एट ईज की, जो कि 1960 का वर्क है। इट बिगिंस विद द ट्रायल ऑफ ओबी ओकोंक्वो। उन पर इल्जाम लगा है रिश्वत लेने का। It then jumps back in time to a point before his departure for England and works its way forward to describe कि किस तरीके से ओबी का ट्रायल एंड अप हुआ। नो लॉन्गर एट ईज की शुरुआत ओबी ओकोंक्वो के ब्राइबरी से होती है। फिर नॉवेल पास्ट में जाकर बताता है कि इंग्लैंड से पढ़ लिख कर लौटा ओबी कैसे मॉरल प्रेशर, करप्शन और एक्सपेक्टेशंस के बीच फंस जाता है। ये नॉवेल पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका में एजुकेटेड यूथ के डिसइल्यूजनमेंट को हाईलाइट करता है। नो लॉन्गर एट ईज का टाइटल लिया गया है टी.एस. एलियट की एक पोइट्री से। टी.एस. एलियट जी की पोइट्री जर्नी ऑफ मेजाई। ओकोंक्वो, ओबी ओकोंक्वो, जो कि ओकोंक्वो के सन है, हमारी इससे पहले वाली नॉवेल जिसकी मैंने बात की थी ओकोंक्वो कैरेक्टर की, उनके ग्रैंड सन है, नॉट सन, जो कि स्ट्रगल करते हैं अपने करप्शन और मॉरल कॉम्प्रोमाइजेस के साथ। अब बात करते हैं एरो ऑफ गॉड की। सेंट्रल कैरेक्टर है हमारे इजुलू, जो कि चीफ प्रीस्ट हैं कई इग्बो विलेजेस के इन कॉलोनियल नाइजीरिया और कॉलोनियल पावर और क्रिश्चियन मिशनरीज को कन्फ्रंट करते हैं। टाइटल एरो ऑफ गॉड इज ड्रॉन फ्रॉम एन इग्बो प्रोवर्ब। इग्बो कम्युनिटी की ही एक प्रोवर्ब है एरो ऑफ गॉड, in which a person or sometimes an event is said to represent the will of God। तो एरो ऑफ गॉड का अपने आप में मतलब होता है प्रभु की इच्छा। अब बात करेंगे 1975 के उनके एक एसे की एन इमेज ऑफ अफ्रीका, जिसमें उन्होंने जोसेफ कॉनरेड जी को क्रिटिसाइज किया है फॉर पोर्ट्रेइंग अ नॉन सिविलाइज्ड इमेज ऑफ अफ्रीकन्स इन हिज वर्क हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि 1899 का वर्क है। It is an amended version of the lecture given by Chinua Achebe at the University of Massachusetts in 1975. In the work, Achebe accuses Joseph Conrad of being a thoroughgoing racist for depicting Africa as the other world. अफ्रीका को उन्होंने बहुत ही रिमोट और अनसिविलाइज्ड तरीके से रिप्रेजेंट किया। There was a country, a personal history of Biafra. इस वर्क की बात करते हैं। This is a personal account by Nigerian writer Chinua Achebe of the Nigerian Civil War, also known as Biafran War, considered one of the defining works of modern African non-fiction, released in October 2012, 6 months prior to his death. It is author's last published book. ये भी आप जान लीजिए। Biafra or the Republic of Biafra was a short-lived state in West Africa that declared independence from Nigeria on 30th May 1967. तो Biafran War के बारे में है ये वर्क। There was a country, a personal history of Biafra. आप इसको Biafran War या Nigerian Civil War कह सकते हैं। He was awarded Man Booker International Prize for his literary career in 2007। काफी ग्रेट अचीवमेंट है ये उनकी, याद रखिए एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। अब ये क्वेश्चन देखिए। In his famous 1975 lecture, An Image of Africa, Achebe criticized which classic novel for its dehumanization of Africa and Africans? Robinson Crusoe, Heart of Darkness, King Solomon's Mines, or A Passage to India? जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट्स में और देखते रहिए ये सभी वीडियोस। मैंने केवीएस के लगभग सभी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, इंडियन राइटिंग्स के, ब्रिटिश राइटिंग्स के, अमेरिकन राइटिंग्स के, और अभी वर्ल्ड लिटरेचर के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं।
बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। दिस विल बी अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर प्रिपरेशन। आपको कहीं बाहर से कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप अपने टीयर 2 एग्जाम के लिए लाइव प्रिपरेशन चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस के बारे में। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।